नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 11th क्लास का मेजरिंग डिवाइसेस और मेजरिंग मेथड ऑफ लेंथ। क्या होता है बच्चों कि जनरली हम क्या करना चाहते हैं, लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। तो कुछ लेंथ ऐसी होती है जिसे हम आसानी से मेजर कर पाते हैं और कुछ लेंथ ऐसी होती है जिसे हम मेजर करने के लिए कुछ अदर टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ कैलकुलेशन यूज करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि हमें अगर किसी चीज को मेजर करना है, जैसे मुझे क्या करना है कि इस पेन की लेंथ मेजर करना है, तो ये पेन की लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने एक हमारे इंस्ट्रूमेंट बना के रखे जिसको हम मीटर स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने हमारी तरफ से क्या बना के रखा है, स्केल बना रखा है। तो स्केल को हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक इस पेन के साथ में लगाएंगे और उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे रहेंगे उस नंबर्स के हिसाब से हम बता देंगे कि ये पेन की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये वाली चीज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात देखो, एक बात विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि हम किस तरीके की लेंथ को मेजर कर रहे हैं। जब हम उस मीटर स्केल से उस लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं जिसके दोनों एंड्स हमारे अप्रोच में हो, दोनों एंड्स पर हम जा सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं इस पेन के लेंथ की बात करता हूं तो मेरे पास में ये एंड भी मेरे अप्रोच में है, साथ ही साथ में ये एंड भी है। दोनों एंड्स जब हमारे क्या है, अप्रोच में है, तो हम क्या करते हैं कि यहां तक इसकी डिस्टेंस हमारा आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे टाइप की यूनिट आ जाती है या कुछ ऐसे टाइप की लेंथ हमारे पास आ जाती है जिसमें हमारे पास उसके वो जो एंड्स होते हैं, दोनों जो आखिरी छोर होते हैं, जो कोने होते हैं, वो हमारे अप्रोच में नहीं होते हैं। अब वो हमारे अप्रोच में नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि क्या है कि आप जमीन पर खड़े हो। अब जमीन पर खड़े होने के बाद आप देखना चाहते हो क्या कि चिमनी की हाइट कितनी है। अब वो चिमनी की हाइट कितनी है, तो हमने जो हमारा स्केल बना रखा था वो हमारे पास कितना था, 12 मीटर का था, या और इससे ज्यादा हम बना सकते हैं। लेकिन जब चिमनी की हाइट को अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा नीचे का एंड तो हमारे अप्रोच में, लेकिन ऊपर का एंड हमारे अप्रोच में नहीं। अब क्या होगा, तो वहां पर जो हमने इंस्ट्रूमेंट मतलब उसको नापने की जो डिवाइस बनाई थी, वो डिवाइस क्या होगा, उस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी पड़ जाती है, बहुत छोटी पड़ जाती है। मतलब उसे उस टेप से नापना या उस मेजरिंग डिवाइस से नापना क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, तो उस चिमनी के हाइट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में ये चीजें देखी होगी कि 10th क्लास में हमने चिमनी की हाइट्स को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो का हम यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ हाइट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होगा कि हमारे पास को लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है, डिवाइसेस भी हैं, साथ ही साथ में हमने कुछ अदर टेक्निक्स भी डेवलप करी है, एक अदर मेथड्स भी डेवलप करी है, जिसमें हमें वहां तक जाना नहीं पड़ता है, या दोनों एंड्स जब हमारे अप्रोच में नहीं रहते हैं तब भी हम उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। एक और इसी तरीके से क्या होता है कि जैसे मैं यहां से जुपिटर तक की डिस्टेंस देखना चाहता हूं, अर्थ से जुपिटर की डिस्टेंस, अर्थ से सन तक की डिस्टेंस, तो हम तो आज तक सन तक गए नहीं। अब सन तक नहीं गए तो हमको क्या है कि हमारा एक छोर पता है लेकिन हमको दूसरा छोर नहीं पता। यानी एक एंड ऐसा है जो हमारे अप्रोच में है, लेकिन दूसरा एंड हमसे इतनी दूर है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, जाना पॉसिबल नहीं है, हम हमारे डिवाइसेस से नाप नहीं सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें एक अलग तरीके की टेक्निक डेवलप करने की रिक्वायरमेंट पड़ी, अलग तरीके से हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ा, मेथड से कैलकुलेट करना पड़ा। और इसकी मतलब इसलिए हमारी हेल्प हमने किसके साथ ली, तो मैथमेटिक्स से हमने इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प ली। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स है ऑल अबाउट इज मेजरमेंट, और मैथ्स क्या है, तो मैथ्स जो है फिजिक्स को पंख लगाता है। ठीक है, कि तुम उड़ो। ठीक है, तो मैथ्स जो है हमेशा आपके फिजिक्स के साथ में एक सपोर्टिंग रोल निभाती है। हमेशा फिजिक्स जो है मैथ्स के बिना अधूरा है, तो यहां पर हमें कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास क्या है कि लेंथ को मेजर करने के लिए दो अलग अलग टेक्निक्स आ गई। एक किस तरीके की टेक्निक्स, जब दोनों के बोथ एंड्स हमारे अप्रोच में है
हम उसे पहला कोना दूसरा सिरा जब हमारे अप्रोच में है तब हम उसे नाप सकते हैं, और एक ऐसा जब दोनों ही एक या दोनों ही सिरे हमारे अप्रोच में ना हो, यानी हम जैसे अर्थ से दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस देखना चाहते हैं, तो ना तो मैं उस स्टार्स तक पहुंच सकता हूं ना दूसरे स्टार्स तक पहुंच सकता हूं, मेरे पास दोनों ही एंड्स मेरे अप्रोच में नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो मेजरिंग, जो लेंथ को मेजर करने के लिए दो टेक्निक डेवलप हुई, दो मेथड्स डेवलप हुई, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे हम, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि जब हमको दोनों ही सिरे क्या होगा हमारे अप्रोच में होंगे, दोनों ही सिरों के पास हम आसानी से पहुंच सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम हमारे जो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नापते हैं तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जब हमारे पास बोथ एंड आर नॉट अप्रोचेबल, यानी दोनों के दोनों सिरे हमारे पास अप्रोच में हमारी नहीं होंगे, तब हम उसे किसी अदर टेक्निक से मेथड, अदर इनडायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, उसे हम कैलकुलेशन के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक बनी, दैट वन इज डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात तो हमने यही चीज देखा है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमने दो तरीके की मेथड्स बनाए। दैट मेथड इज, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। चलिए, तो अब यहां पर हम देख सकते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमने दो टेक्निक डेवलप करी, दो मेथड डेवलप करी। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मेन चीज आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है, तो इन दिस मेथड बोथ एंड्स आर इन अप्रोचेबल मस्ट बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस मेथड का यूज कर रहे हो तो आपको दोनों सिरे पता होना जरूरी है। अगर आपको दोनों सिरे पता नहीं होंगे तब हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं कर पाएंगे, इस मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों पॉइंट्स या दोनों एंड्स उसके अप्रोच में, हमारी अप्रोच में होना ही चाहिए, ये मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है इसके लिए। ठीक है, अब क्या है कि हमने एक्चुअली क्या करा है, डायरेक्ट मेथड में हमने मेजर करने के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइसेस बनाए। अब स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइसेस, तो वो डिवाइसेस कौन कौन सी है, तो हमारे सामने जो पहली डिवाइस है दैट इज मीटर स्केल। अब मीटर स्केल, ठीक है, ये क्या होता है, तो जो हम हमारी कॉपी में जो लाइन खींचते हैं जनरली वही मीटर स्केल है। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर ध्यान रखने की बात है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपनी कॉपी में 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, तो आप 3 सेंटीमीटर की लाइन कैसे खींचते हो, तो आप अपनी स्केल में देखोगे 0, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 3 पर लाइन खींच दोगे। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची तब उसमें भी आपको क्या कंपलसरी था कि आपको उसका फर्स्ट एंड और लास्ट एंड पता होना चाहिए था, तभी आपने उसकी लाइन बना पाए, लाइन खींच पाए। ठीक है, तो ये कौन सी मेथड में आ जाएगी, तो ये डायरेक्ट मेथड में आ जाएगी। अब जब हम मीटर स्केल की बात करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली क्या होता है, ये डिवाइसेस कुछ ना कुछ मिनिमम लेंथ को मेजर कर सकती है। मिनिमम लेंथ को मतलब कि इससे क्या होगा कि हम एक लिमिट में ही छोटी से छोटी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा या आपने अपनी स्केल में देखा होगा, तो स्केल में जब हम देखते हैं हमारे पास जो हमारी स्केल होती है लाइन खींचने वाली, कॉपी में जो हम जनरल स्टडी में यूज करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो 1 लिखा है, फिर उसके बाद 2 लिखा रहता है, फिर उसके बाद 3 लिखा रहता है, 4 लिखा रहता है, 5 लिखा रहता है, और वो नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि हाँ उसमें आप 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, तो आप आसानी से खींच लेते हो। आप 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर या 5 पॉइंट तक मार्क करोगे, एक लाइन खींचोगे। ठीक है, तो हम उसमें अब मैं मिनिमम या छोटी से छोटी लेंथ उसमें कितनी खींच सकता हूं, तो आप जब उस स्केल में देखोगे तो आपने देखा कि सबसे पहले बात तो 0 था, 0 के बाद 1 था, और 1 तक यानी उसको सेंटीमीटर में था वो सारा हिस्सा। अब उसके अंदर 10 छोटी छोटी लाइंस खींचे होंगे, तो एक छोटे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, दैट इज mm। कितना बोलेंगे बच्चों, mm यानी मिलीमीटर। अब मिलीमीटर का मतलब क्या है कि यहां पर हर एक डिवाइस का, ये जितनी भी हम ये डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, हर एक डिवाइसेस का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट का मतलब छोटा और काउंट का मतलब नापना।
यानी छोटा सा छोटा लाइन हम क्या नाप सकते हैं, छोटी से छोटी लेंथ इस मीटर स्केल की सहायता से हम क्या नाप सकते हैं। तो हमने देखा है कि उसके अंदर जो छोटी सी लाइन जो होती है, जो सबसे छोटी वाली लाइन होती है 0 से 1 के बीच में, जो एक छोटी वाली लाइन होती है वो होती है mm में। इसी तरीके से मैं अगर आपके पास बोलता हूं कि 5.2 सेंटीमीटर की लाइन खींची, तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर 5 तक की एक लाइन खींचोगे, दैट लाइंस इज 5 सेंटीमीटर एंड 0.2 का मतलब क्या है कि अब आप छोटी दो लाइनों को काउंट करोगे तो वो 2 mm आ जाएगी, यानी 5 सेंटीमीटर और 2 mm की आपने लाइन खींची। अब अगर मैं इससे भी छोटा अगर नापने की कोशिश करूं, मैं आप लोगों से बोलूं कि 3.2 mm की लाइन खींची है। अब mm सेंटीमीटर नहीं बोला है मैंने, 3.2 mm की, तो हम उस मीटर स्केल से नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? क्योंकि हमारे पास उस मीटर स्केल में सिर्फ mm के ही तो खांचे हैं। यानी हम 1 mm की लाइन खींच सकते, 2 mm की लाइन खींच सकते, 3 mm की लाइन खींच सकते हैं, लेकिन 3.2 mm हम इस स्केल से नहीं मेजर कर सकते, नहीं नाप सकते, ना उससे हम हमारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि जो हमारी मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है, क्या है बच्चों, लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट का मतलब फिर से, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा हम कितना नाप सकते हैं, तो छोटे से छोटा जो हमारे स्केल का हम जो नाप सकते हैं बच्चों, वो कितना नाप सकते हैं, तो वो हम नाप सकते हैं 1 mm तक का। ठीक है, 1 mm। और इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो छोटे से छोटी डिस्टेंस हम कितने, 10⁻³ मीटर तक की हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझ में आता होगा कि 1 मीटर के 100 पार्ट्स के बराबर एक्यूरेसी से ये हमारा आंसर देती है। ये भी आप लोगों को यहां पर समझना होगा। हम इसी को एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं कि ये 1 मिलीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ में ये स्केल जो है काम करती है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हमने आगे और भी इंस्ट्रूमेंट बनाए, हमारे लिए कुछ डिवाइसेस बने, दैट इज वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने देखा होगा आपकी क्लास में या अपने स्कूल में जो प्रैक्टिकल्स करवाए होंगे, तो वर्नियर कैलिपर में इस तरीके से जो होते हैं, ठीक है, जो होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम थिकनेस निकाल सकते हैं, डायामीटर निकाल सकते हैं, डेप्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ होता है। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की एक प्रैक्टिकल की क्लास बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको उससे चलाना, उससे किस तरीके से नापते हैं, वो सारी चीज मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स इसी तरीके से हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लेंथ मेजर करते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये इस मीटर स्केल के कंपैरिजन में ज्यादा छोटी डिस्टेंस नाप सकता है, ज्यादा छोटी डिस्टेंस नाप सकता है। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट मीटर स्केल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। तो ये कहां तक का नाप सकता है बच्चों, तो ये नाप सकता है 0.1 mm का। अब 0.1 mm का मतलब क्या होगा कि ये मिलीमीटर के 10वें भाग तक की एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकता है, लेंथ को मेजर कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसी को अगर हम मीटर में हमारे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर तक की एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकता है, ये लेंथ को मेजर कर सकता है। इतनी बात समझ में आई, यानी मीटर के भी 10 पार्ट्स के इक्वल के बराबर क्या कर सकता है, ये एक्यूरेसी के साथ लेंथ को मेजर कर सकता है। ठीक है, यानी इतनी छोटी लेंथ हम इससे क्या कर सकते हैं, मतलब मिलीमीटर के 10वें भाग तक की लेंथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज जो होता है वो इससे भी ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी या प्रिसाइज के साथ ये छोटी सी लेंथ को मेजर कर सकता है। तो ये होता है, ये कहां से, तो 0.0 तो ये कहां तक की मेजर कर सकता है, तो ये 0.01 mm तक की लेंथ को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इट मींस ये मिलीमीटर के 100 पार्ट्स के इक्वल में क्या कर सकता है, लेंथ को मेजर कर सकता है। इतनी बात समझ में आई। अब स्क्रू गेज बच्चों अगर आपने देखा होगा कि इस तरीके से उसमें एक यू शेप का शेप सिस्टम होता है, यहाँ पर एक मेन स्केल होती है और फिर स्क्रू स्केल होती है, स्क्रू गेज वाली स्केल होती है। उसमें क्या होता है, जैसे इसके पार्ट को अगर हमने 10 टाइम्स घुमाया तो वो सिंपली 1 mm तक आगे बढ़ गई। तो इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल के साथ में उसका इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, क्या किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 10⁻⁴ कितनी, तो वो इसकी एक्यूरेसी 10⁻⁻⁵ मीटर तक की होती है। ठीक है,
अब फिर उसके बाद स्फेरोमीटर, तो स्फेरोमीटर की जो एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 mm ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा क्या होता है, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है। इसका यूज हम जो क्या करते हैं, तो इसका यूज हम कर्वेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, कितना कर्व है उस कर्वेचर को मेजर करने के लिए हम स्फेरोमीटर का यूज करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज समझ में आई होगी। मैं आप लोगों के लिए फिर से बोल रहा हूं कि वर्नियर, कैलिपर्स और स्क्रू गेज की क्लास में आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाऊंगा प्रैक्टिकल के साथ। अब हम आगे जाते हैं, तो ये टेक्निक्स तो ऐसी है जिसमें हमको आसानी से बोथ एंड क्लियर हो, बोथ एंड हमको अप्रोचेबल हो, हमको पता हो, तो हम इन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब यह है कि जब हमको एंड नहीं पता हो तब हम इन मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है रिफ्लेक्शन मेथड, ट्रिग्नोमेट्री मेथड और पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। और अदर स्मॉल लेंथ यूनिट, मतलब इनके भी और भी हमारे पास अदर टेक्निक्स हैं, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगी मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा। अब यहां पर जब हम किसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड हम रिफ्लेक्शन मेथड की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन एक तरीका है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें एक चीज क्या पता है, हमने ये चीज 10th क्लास में अपने लास्ट ईयर में आपने ये पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा कि लाइट जाती है और लाइट टकरा के वापस आई, ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहां खड़ा हूं और यहां से लाइट गई और लाइट उस बोर्ड से टकरा के वापस आ गई, तो अब क्या हुआ, लाइट गई और वापस आई। तो इसमें हमने देखा कि यहां से यहां तक टकराने में उसने 3 सेकेंड लगाए। कितने सेकेंड, या 2 सेकेंड का समय लिया, मान लेते हैं। कितने सेकेंड का समय लिया, 2 सेकेंड का लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से लाइट इस पर गई और यहां से टकरा के वापस आ गई, दैट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जब टकरा के वापस आई तो ये क्या होगा कि यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और हमको पता चल गया कि कितना टाइम में, 2 टाइम में, मतलब 2 सेकेंड्स में इसने क्या करा, उस पॉइंट को आ गया, मतलब कुछ टाइम लगा हमारे पास। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है, यही है। तो हम यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं, तो बेसिकली बच्चों हम बना सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड बट डिवाइड बाय 2। अब यहां पर डिवाइड बाय 2 क्यों करा, क्योंकि ये यहां से यहां तक जाने में इसने तो 2 डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करी। अगर 10 मीटर ये गई तो 10 मीटर आने में भी टाइम लगाया, और हमको तो सिर्फ यहां तक के डिस्टेंस चाहिए, यानी इसने 2 बार रास्ते नापे, इसलिए हमने क्या करा, डिवाइड बाय 2 यूज करा। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो डिस्टेंस है हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों बेसिकली क्या होता है कि जब हम ये रिफ्लेक्शन वाली मेथड यूज करते हैं, तो रिफ्लेक्शन वाली मेथड में हम जनरली लाइट का यूज नहीं करते हैं। अब लाइट का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर सकती है। अब 3 लाख किलोमीटर अगर लाइट एक सेकेंड में ट्रेवल कर सकती है, इसका मतलब अगर इसको और अच्छे तरीके से समझा जाए कि अगर हम एक ट्रेन बनाएं, ठीक है, और ट्रेन पृथ्वी के चारों तरफ अगर घूम रहे हो, लाइट की स्पीड से अगर वो ट्रेन चली तो वो पृथ्वी के एक सेकेंड में करीब करीब 7 बार राउंड लगा देगी, इतनी स्पीड से। इसका मतलब लाइट की बहुत ज्यादा स्पीड होती है। इसका मतलब लाइट यहां से निकल के वापस यहां आई और एग्जैक्ट यहां हम इसको, मतलब हमारी घड़ी को रोक दे, स्टॉप वॉच लगा के हमने क्या करा, एक लेजर लाइट चमक गई, हमने स्टॉप वॉच ऑन करा, लेकिन वो लेजर लाइट वापस यहां पर आके, तो हम जस्ट वो यहां पर आ और स्टॉप वॉच को ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड होती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, इसमें लाइट का यूज नहीं करते, तो हम इस लाइट की जगह एक दूसरे वेव, दूसरे फिनोमिना का यूज करते हैं, और दैट फिनोमिना इज साउंड वेव। तो बच्चों हम किसका यूज करते हैं इसके अंदर, साउंड वेव का यूज करते हैं, ठीक है। अब साउंड वेव का यूज करते हैं तो हम इस तरीके की साउंड वेव का यूज करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी वाली हम क्या करते हैं,
तो हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड वेव यूज करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उसका पावर भी कितना होगा, स्ट्रांग होगा, और पावर स्ट्रांग होगा इसका मतलब वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, और क्या होता है कि लाइट मतलब साउंड की इतनी अच्छी स्पीड होती है कि इसको हम आसानी से थोड़ा सा समझ सकते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट निकलने से लेकर आने तक का समय वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हमने साउंड वेव को ट्रेवल करवाया, तो साउंड वेव क्या होगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, और जैसे ही हमारे पास में, जैसे यहां से मैंने कुछ बोला और वहां से बोलने के बाद साउंड वेव गई और उस दीवार से टकरा के वापस जैसे मेरे कानों में आएगी, तो मैं तुरंत स्टॉप वॉच क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, उसमें हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास टाइम और साथ ही साथ में हमें साउंड वेव की स्पीड पता है, तो साउंड वेव क्या होता है कि 300 एयर में 320 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड से तो बहुत कम स्पीड होती है उसकी, लेकिन हमें उसकी स्पीड पता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या होता है कि हमारे पास में क्या होगा कि हम एक सीमित फ्रीक्वेंसी वाला साउंड ही सुन सकते हैं। हम 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाला साउंड ही हमारा कान जो है कैप्चर कर सकता है। हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला क्या करते हैं, साउंड लेते हैं, तो जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल के साथ खत्म होके, मतलब मीडियम के पार्टिकल के साथ टकरा के खत्म नहीं होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा आसानी से जाएगा। जैसे अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं, तो साउंड वेव जो हम नॉर्मली हमारे जो मुंह से निकलता है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो जैसे जैसे आगे जाता है, फिर आगे जाने के बाद एक लिमिट के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होते जाती है और एक्चुअली फाइनली वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से तो हमने साउंड का, तो इसी तरीके से एक सिस्टम जो हमारे पास में बहुत अच्छा डेवलप किया है, जिसको हम सोनार सिस्टम बोलते हैं। तो हमने एक सोनार टेक्निक बनी। सोनार टेक्निक में एक्चुअली क्या होता है कि ये है हमारे पास में क्या है, जैसे ये और ये है सील। ठीक है, अब समुद्र है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब इसके ऊपर एक ये जहाज चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ क्या भेजते हैं, तो नीचे की तरफ हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड वेव भेजते हैं। ये गया, टकराया, टकराने के बाद वापस आया, तो यहां पर क्या होगा, गया, टकराया, टाइम कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। हमने इस तरीके से सिस्टम बना के रखे, हमने इस तरीके से कंप्यूटर्स बना के रखे कि वो कंटिन्यूअसली इस डिस्टेंस को मेजर करते रहते हैं। अब उनने जो डिस्टेंस मेजर करी, जब हमारी नाव यहाँ आई तो यहाँ पर भी वही हुआ। अब क्या है कि जैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, अब यहाँ गई तो यहाँ पर भी वही हुआ, फिर उसके बाद ये जैसे इससे टकरा के वापस जल्दी आ जाएगी। अब जैसे ही यहां से टकरा के इससे जल्दी आ जाएगी, यहां पर भी जल्दी आ जाएगी, फिर यहां से दूर जाएगी। तो इसको पता चल जाएगा कि यार यहां पर क्या है कि इतनी बड़ी कोई चीज है, ये समझ जाएंगे और वो अंदाजा लगाएंगे। उनके पास इस तरीके से सिस्टम होते हैं, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि वहां पर एक बढ़िया सा एक पिक्चर उनके पास दिख जाता है, और जिससे वो पता लगा लेते हैं कि जहाज के नीचे कोई पनडुब्बी है। तो ये सिस्टम पूरा किस तरीके से हम डेवलप करते हैं, तो ये सिस्टम हम साउंड वेव की हेल्प से, हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड वेव की हेल्प से काम करते हैं, और इसको हमने क्या बोला, सोनार सिस्टम। तो ये हमने एक मेथड यूज करी है जिसको हम सोनार सिस्टम बोलते हैं, और जिसकी वजह से हम लेंथ को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने सोनोग्राफी का भी नाम सुना होगा। तो सोनोग्राफी एक्चुअली क्या होता है, तो सोनोग्राफी में जब हम जैसे ब्रेन की, तो हम ब्रेन की, हालांकि जैसे एक्सरे भी इसका यूज करते हैं, लेकिन बाद में या हमें जैसे जैसे चिकित्सा के साथ ये पता चला कि मनुष्य के शरीर में बार बार एक्सरे वेव से या एक्सरे की जो रे होती है उसकी वजह से क्या होता है, सेल्स डैमेज होते हैं। यानी एक्सरे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है ये हेल्थ के लिए। तो इसलिए हमने क्या करा, तो हमने ये टेक्निक तो यूज करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हम एक्सरे यूज नहीं कर सकते थे। क्योंकि उसकी वजह से हमारे हेल्थ को नुकसान होता था। तो अब हम क्या करने लगे, तो अब हम हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स देखने के लिए भी किसका यूज करते हैं बच्चों, साउंड वेव का यूज करते हैं, और उस तरीके के साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब उस तरीके के साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव का यहां पर यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाले। अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि एक यूरेटस में, ठीक है, यानी क्या होता है कि अगर हम एक माता की गर्भाशय की बात करें तो उसमें बच्चा है। अब क्या होता है कि ऊपर से हम क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए साउंड वेव भेजते हैं।
अब साउंड वेव भेजते हैं तो वो साउंड गया, बच्चे की बॉडी से टकराएगा, आएगा, फिर जाएगा, फिर टकराएगा, फिर कुछ चीजें थोड़ा लेट होगा, कहीं पर ज्यादा जल्दी आएगा, कहीं पर लेट होगा, कहीं पर ज्यादा जल्दी आएगा, और इस तरीके से एक पूरी हमको क्या होगी, स्क्रीन पर एक पिक्चर जैसा दिखने लग जाएगा। और कंटिन्यूअसली हमारा जो कंप्यूटर है वो उस डिस्टेंसेस को नापते रहता है, कौन सी जगह पे कितनी डिस्टेंसेस है, और इस तरीके से एक हमारे सामने हमारे कंप्यूटर पे क्या होगा, एक ब्यूटीफुल सी क्या होगा, एक पिक्चर डेवलप होगी, और उस पिक्चर के जरिए हम पता लगा लेंगे कि बेबी सुरक्षित है या अच्छा है या नहीं है। इसी तरीके से ब्रेन में हम क्या करते हैं, ट्यूमर के लिए भी पता लगाते हैं कि ब्रेन में अगर कहीं पर क्या होगा कि जैसे ये ब्रेन है, यहां पर साउंड गया आया, साउंड गया आया, सब दूर सेम डिस्टेंस है, लेकिन यहां पर क्या है कि अगर ब्रेन में कोई सी ग्रोथ हो रही होगी तो इससे टकरा के जल्दी आ जाएगा। अब इससे टकरा के जल्दी आ जाएगा तो यहां पर डॉक्टर क्या कर लेते हैं, डॉक्टर को ये अंदाजा हो जाता है कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, और उस एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है मतलब यहां पर क्या है कि माइंड में यहां पर ट्यूमर हो सकता है। तो ये एक हमने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी जिसमें हमको दूसरा एंड हमारे अप्रोच में नहीं है। कहां पर, समुद्र की अगर गहराई की बात करते हैं तो समुद्र की गहराई जो कितना गहरा है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम निकालने के लिए समुद्र के एंड तक या सिरे तक हम जाते नहीं, लेकिन फिर भी हम उसकी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। और किस टेक्निक की हेल्प से, तो दैट इज सोलार। और ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है, तो ये होती है रिफ्लेक्शन के मेथड पे बेस्ड होती है। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियर होगी। ये आप लोगों के अगर आप बुक्स में देखोगे तो सोनार सिस्टम तो है, पहले आप लोगों को सोनोग्राफी भी था, लेकिन सोनोग्राफी अब मतलब इतना एक नॉर्मल सी चीज हो गई है कि मतलब एनसीईआरटी ये समझता है कि आपको इसकी बेसिक नॉलेज आपको मतलब होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया, मतलब आपकी बुक से हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस से हटा दिया गया है, आपको क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सोनोग्राफी क्या है, साउंड वेव का यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन के मेथड पे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये सारी मेथड आप लोगों को समझ में आई होगी रिफ्लेक्शन की। अब अदर मेथड है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की मेथड, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री की मेथड को हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मेथड में एक्चुअली क्या होगा, तो ये हमने 10th क्लास में, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने 10th क्लास में एक्चुअली इसको स्टडी करा है। किस तरीके से हम इस मेथड का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड का, कि अब क्या है कि कहीं पर मेरे पास एक दूर कहीं पर पहाड़ी है, ठीक है। अब दूर कहीं पर पहाड़ी है, मुझसे काफी दूर है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, उस हिल की क्या करना चाहता हूं, हाइट निकालना चाहता हूं। अब उस हिल की हाइट निकालना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी लाइन इसको करेक्ट करता हूं, ठीक है। ये अब क्या है कि मैं यहां से यहां तक इसकी हाइट निकालना चाहता हूं, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने क्या करा, यहां से एक पॉइंट से इसको देखा, ठीक है। इसको देखा और देखने के बाद यहां पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, दैट एंगल इज θ1। अब क्या होगा, हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे और थोड़ा सा और आगे जाने के बाद एक दूसरे पॉइंट पे, दूसरे लोकेशन पे जाएंगे। ये लोकेशन थी A और ये लोकेशन है B, और इस पे जाके फिर से इसी को देखेंगे। अब फिर से इसी को देखेंगे तो इस बार नया एंगल बनेगा, दैट एंगल इज θ2। और एक्चुअली हम चले तो हमें ये डिस्टेंस भी पता होगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस हम कौन सी क्लास में, 10th क्लास में कर चुके हैं। तो अब हम उस पहाड़ी की जो हाइट निकालना चाहते थे, हम पहाड़ी तक गए नहीं, ना तो उसके नीचे वाले बेस पे गए, ना ऊपर वाले छोर पे गए, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसको हाइट निकाल सकते। अब यहां पर ये जो एंगल मेजरमेंट की डिवाइसेस होती है, ये होती है सेक्सटेंस, ठीक है। अब सेक्सटेंस एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर इस तरीके से एक बेस आर्म होता है, और बेस आर्म के बाद एक दूसरा इसके बीच में, जैसे कुछ इस तरीके से ये बेस आर्म, और एक दूसरा आर्म यहां पर इस तरीके से होता है, ये यहां पर फिक्स होता है। अब इसके ऊपर लगा रहता है एक छोटा सा टेलीस्कोप, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा रहता है, एक छोटा सा टेलीस्कोप। अब इसको यहां पर हम क्या करते हैं कि एक वाटर लेवल होता है, जैसे इस तरीके से आपने कभी देखा होगा कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, यहां पर एक छोटा सा बबल रहता है। उसकी हेल्प से सबसे पहली बात तो हम क्या कर लेते हैं, इस नीचे वाले बेस को हॉरिजॉन्टली एकदम परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एकदम हमारे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कर लेते हैं। फिर
यहां से जब हम देखते हैं, यहां से हम उस हिल को देखते हैं, उस हिल के टॉप को देखते हैं और उस हिल के टॉप को देखते हैं, और यहाँ पर साथ ही साथ में हमारे पास में क्या रहता है, तो यहाँ पर एक डी लगा हुआ होता है जिसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाता है 90, तो ये हो जाएगा 10, 30, 60 और 90। तो ये एक क्या होता है, ये इस डिवाइस का नाम है सेस्टेन, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो ये एंगल को मेजर कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इस पहाड़ी के इस एंगल को किस तरीके से, तो इस डिवाइस को हमने बनाया जिसकी हेल्प से हम एंगल को आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मेजरमेंट करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, साइन कॉस टेन वाले जो हमने जो बेसिक रूल 10th क्लास में पढ़े उसकी हेल्प से हम इसकी क्या कर सकते हैं, आसानी से हाइट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम बिना उस टॉपिक तक या बिना उनके दोनों एंड्स तक पहुंचकर क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या करा, कुछ हमने डिवाइसेस बने। अब उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड हो जाती है, वो नेक्स्ट मेथड आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, दैट मेथड इज पैरेलैक्स। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हमने छोटी छोटी मतलब अर्थ तक की डिस्टेंसेस की बात करते हैं। अब जैसे अर्थ से हम दूसरे स्टार्स की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मून्स की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। और वो मेथड हम क्या यूज करते हैं, तो उस मेथड का नाम है पैरेलैक्स, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, क्लास अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में वीडियो की लिंक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।